नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आखिरकार आज कंगना रनौत भारी मीडिया कवरेज के बीच मुंबई पहुंच गईं। इस दौरान एयरपोर्ट पर हालात बेहद तनावपूर्ण रहे क्योंकि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर कंगना के आने का विरोध किया, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना के समर्थन में नारेबाजी की। बता दें, इससे पहले आज कंगना के दफ्तर के कुछ भाग को अवैध बताते हुए बीएमसी ने ढहा दिया था। बीएमसी द्वारा कंगना के दफ्तर का कुछ हिस्सा तोड़ने के बाद कंगना ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। कंगना ने वीडियो ट्वीट कर कहा है, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे पता था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। बीएमसी द्वारा कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र की सरकार में सहयोगी और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कंगना का नाम लिए बिना कहा कि बीएमसी ने अपने डिमोलिशन ड्राइव से मुद्दे को गैर जरूरी पब्लिसिटी दे दी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, मुझे मीडिया कवरेज पर आपत्ति है। मीडिया ने इन सारी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, हमें ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में अवैध निर्माण करना कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस पर चल रहे विवाद के बीच में ही एक्शन लेने से सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन बीएमसी के पास अपने कारण हैं, अपने नियम हैं और उन्होंने इस हिसाब से कार्रवाई की है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक कंगना को इस अवैध निर्माण को लेकर 2 साल पहले ही नोटिस भेज दिया गया था और बीएमसी की कार्रवाई पर रोक के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया था। एनडीटीवी के अनुसार 2018 में बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को लेकर नोटिस भेजा था। उस समय बीजेपी की सरकार थी। राज्यसभा से भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है। स्वामी ने कहा है कि पार्टी अपने आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को गुरुवार तक हटाए। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही स्वामी ने आरोप लगाया था कि मालवीय उनके खिलाफ फेक ट्वीट्स के जरिए अभियान चला रहे हैं। स्वामी ने अपने ट्वीट्स में कहा कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मालवीय को हटाने के लिए प्रस्ताव दे दिया है। अगर मालवीय को हटाया नहीं जाता तो इसका मतलब होगा कि पार्टी मेरा बचाव नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि चूंकि पार्टी में कोई फोरम नहीं है जहां मैं कैडर की राय ले सकूं, इसलिए मुझे खुद का बचाव करना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत इस साल सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 14.8% सिकुड़ेगी, यानी जीडीपी वृद्धि दर 0 से 14.8% से नीचे चली जाएगी। इससे पहले इस निवेश बैंक ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 11.8% सिकुड़ेगी। शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और नौकरियों में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि फिलहाल इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती है। अब यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा कि क्या राज्य इंदिरा साहनी के फैसले के अनुसार 50% आरक्षण की सीमा को पार कर सकते हैं। अदालत ने यह भी साफ किया है कि इस आदेश का असर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के दाखिलों पर नहीं होगा, जो पहले ही हो चुके हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बेरोजगार युवा बत्ती बुझाएंगे। इसमें विपक्षी दल भी आवाज उठा रहे हैं। इस क्रम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी सुर में सुर मिलाए हैं। उन्होंने भी बेरोजगारी के खिलाफ 9 सितंबर यानी आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्ती बुझाने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि मुट्ठियां जब बन जाती हैं, नौजवानों की नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। उन्होंने कहा कि आइए युवाओं व उनके परिवार के बेरोजगारी बेकारी के अंधेरे में हम आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए अचानक लागू किया गया लॉकडाउन असंगठित क्षेत्र के लिए मृत्युदंड जैसा साबित हुआ है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड जैसा साबित हुआ। वादा था 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। मोदी जी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान जानने के लिए यह वीडियो देखें। उन्होंने अपने ट्वीट में एक अपनी वीडियो शेयर की है जिसमें वो लॉकडाउन से हुई समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को आज सुबह मुंबई की बायकुला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई में बायकुला जेल महिलाओं के लिए इकलौती जेल है। बता दें, उनको ड्रग मामले में बीती रात एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। रिया पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग उपलब्ध कराई थी।
हालांकि ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि रिया खुद ड्रग लेती थी। वहीं आज रिया के वकील सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बना रही एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को झटका लगा है। उनको अभी वैक्सीन के ट्रायल को रोकना पड़ा है। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि ह्यूमन ट्रायल में शामिल एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है। एस्ट्राजेनेका ने कहा ये एक रूटीन रुकावट है क्योंकि परीक्षण में शामिल व्यक्ति की बीमारी के बारे में अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 43,74,000 के पार हो गए हैं और मृतकों की संख्या लगभग 74,000 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,76,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या भी 8,98,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,98,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,28,000 से ज़्यादा हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,89,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं 41,62,000 संक्रमण के मामले ब्राज़ील में हो चुके हैं और 1,27,000 से ज़्यादा लोगों की ब्राज़ील में मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।